आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ से जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों ने इस टर्म के बारे में सुना जरूर होता है, बट उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये टर्म तो जरूर सुनी होगी कि क्योरिंग प्रोडक्ट्स में की जा रही है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि बेसिकली ये क्योरिंग प्रोसेस जो है कौन से टाइप के फूड प्रोडक्ट्स में की जाती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें किस टाइप के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं और इसका पर्पस क्या है वहां पर। तो यही सब बच्चों आज के लेक्चर में ये जो कंफ्यूजन है आपकी इस प्रोसेस को लेकर उसे हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपका क्या है, हिडन कॉन्सेप्ट है। यहां से क्वेश्चंस आते जरूर हैं बट डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए ये जो हमारा लेक्चर है इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं इस क्योरिंग टेक्निक की बात करूं तो ये किस टाइप की प्रोसेस है, ये है एक प्रिजर्वेशन प्रोसेस। क्या है ये, एक प्रिजर्वेशन प्रोसेस है। मतलब फूड को लॉन्गर टाइम के लिए हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए इस टेक्निक को यूज किया जा रहा है। फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज करने के लिए क्योरिंग जो है ये प्रोसेस की जाती है। हमारे फूड टेक्नोलॉजी में आप सब बच्चों को पता है कि मेन पर्पस जो होता है फूड्स को स्टडी करने का यही है कि कैसे किसी पर्टिकुलर फूड की जो लाइफ है उसको बढ़ाया जाए, सो दैट कि उसे लंबे टाइम तक हम क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। तो यहां पर जो क्योरिंग प्रोसेस है वो भी यही कर रही है, फूड को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखती है। ठीक है, और साथ में ये किसके लिए यूज की जाती है, जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज की जाती है, जो फिश के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज की जाती है, जो पोल्ट्री फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए क्योरिंग प्रोसेस जो है वो यूज की जाती है। और इसमें बेसिकली कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, बहुत सिंपल है। सॉल्ट मतलब नमक यूज किया जाता है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट ये इस प्रोसेस की जान है, इनको इस क्योरिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। साथ में शुगर एंड अदर क्योरिंग इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको भी फूड प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है। अब इससे होता क्या है ये हम देखते हैं। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले जो फायदा हमें होता है, जो फूड की शेल्फ लाइफ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, फूड लंबे टाइम तक सरवाइव करता है। नेक्स्ट, जो अनडिजायरेबल माइक्रोब्स होते हैं जो हमें वहां पर नहीं चाहिए, जो कंज्यूमर्स या फिर जो ह्यूमंस होते हैं उनमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को रोका जाता है। तो क्योरिंग यहां पर उनकी जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करती है। राइट, नेक्स्ट इसका क्या फायदा होता है बच्चों, जो आपका कलर होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एक्सेप्टेबल कलर जो होता है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप सब्जी में हल्दी नहीं डालोगे तो क्या आप उस फूड को एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे। बहुत सारे लोग इस टाइप के फूड को कंज्यूम करना पसंद नहीं करते हैं जब उसमें कोई पर्टिकुलर कलर नहीं आता है। तो क्योरिंग प्रोसेस जो है यहां पर उस फूड प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर कलर देती है, एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती है, जिससे कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यस मैं इसको जरूर खाऊंगा, एंड एक अच्छा टेक्सचर उस फूड को मिलता है। तो यहां पर मेन पर्पस जो है क्योरिंग प्रोसेस का वो यही है कि ये उस पर्टिकुलर फूड को एक अच्छा कलर देती है, एक अच्छा फ्लेवर देती है, एंड एक एक्सेप्टेबल जो टेक्सचर होता है वो देती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि फूड को स्टेबिलिटी देती है। तो जो फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर फूड में, उनको क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। ऑब्वियसली अगर वो स्टेबल होंगे तभी तो फूड आपका लंबे टाइम तक चलेगा और तभी तो उसको न्यूट्रिशियस बोला जाएगा। अगर वो न्यूट्रिशियस नहीं होगा तो उसे लंबे टाइम तक सर्वाइव करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर जो फूड प्रोडक्ट की आपकी स्टेबिलिटी होती है उसको क्योरिंग प्रोसेस जो है इनहांस करती है। नेक्स्ट आता है इट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ इंपॉर्टेंट जो आपका पैथोजेनिक माइक्रोव है जिससे पूरी फूड इंडस्ट्री डरती है, वो कौन सा है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है उसकी ग्रोथ को भी क्योरिंग प्रोसेस जो है वो
इनहिबिट करती है। तो ये सारे फायदे हमें मिलते हैं जब हम जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, फिश प्रोडक्ट्स होते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें क्योरिंग प्रोसेस जो है उसको यूज करते हैं, राइट। अब मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया। ये जो प्रोसेस है आपकी, इसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट वही देख लेते हैं कि किस टाइप के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्योरिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक अच्छे कलर का, फ्लेवर का और टेक्सचर का फूड प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स में आ जाता है सॉल्ट, जो बहुत कॉमन है और जिसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब ये बच्चों यूज किया जाता है फॉर द प्रिजर्वेशन, मतलब ये जो फूड होता है उसकी लाइफ बढ़ाता है और साथ में उसको क्या देता है, फ्लेवर देता है, जिससे हमें फूड जो है वो सॉल्टी लगता है। तो सॉल्टी फ्लेवर किसकी वजह से आता है, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट की वजह से। बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका फूड सॉल्टी है या फिर नहीं है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये जो वाटर एक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस करता है। अब वाटर एक्टिविटी क्या होती है, इसके लिए अलग लेक्चर मैंने आपको बता रखा है, आपको वो देखना पड़ेगा। बट अगर शॉर्टकट में यहां पर मैं बताऊं तो जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट किया जाता है, और इनहिबिट करने के लिए जो वाटर एक्टिविटी होती है वो उस फूड में कम होनी चाहिए। अगर ये कम होगी तो पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो हैं वो आपके ग्रो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सॉल्ट यहाँ क्या काम करता है, मेन फंक्शन क्या होता है, जो वाटर एक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्राइट। ये और नाइट्रेट, ये दोनों जो हैं बच्चों क्योरिंग की जान होते हैं। ये जो प्रोसेस है क्योरिंग, उसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो कौन से हैं, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। अब इन दोनों की भी मैं बात करूं तो इन दोनों में से जो इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्राइट। क्यों, क्योंकि ये जो उस फूड का पर्टिकुलर कलर होता है वो देता है। तो जो हमें क्योर्ड कलर मिलना चाहिए वो हमें किसकी वजह से मिलता है, नाइट्राइट की वजह से मिलता है। और साथ में ये इनहिबिट करता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम पैथोजन को। तो साथ में ये जो पैथोजेनिक माइक्रोब है उसकी जो ग्रोथ है उसको भी इनहिबिट कर रहा है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्योरिंग एजेंट में आता है। अगर क्योरिंग प्रोसेस में नाइट्राइट नहीं है तो उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योरिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जिसकी वजह से कलर आएगा उस पर्टिकुलर फूड को वो आपको नहीं मिलेगा, और जब कलर ही नहीं मिलेगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो नाइट्राइट जो है आपका मेन क्योरिंग एजेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रेट। नाइट्रेट आपका बच्चों एक काइंड ऑफ सोर्स की तरह एक्ट करता है, क्योंकि नाइट्रेट से फिर नाइट्राइट बनता है एंड देन फर्दर जो एक क्योर्ड कलर आना चाहिए पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में वो आता है। तो ये एक्ट करता है एज अ रिजर्वायर, किसके लिए, नाइट्राइट के लिए। तो जब नाइट्राइट चाहिए होता है तो नाइट्रेट से नाइट्राइट कन्वर्ट होता है एंड देन फर्दर रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपका जो लॉन्ग टर्म क्योरिंग होती है, लंबे टाइम के लिए जो क्योरिंग की जाती है उसमें नाइट्रेट इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है शुगर। शुगर बच्चों फ्लेवर देती है और जो सॉल्टीनेस होती है उसको बैलेंस करके रखती है। साथ में ये सपोर्ट करती है कुछ प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेशन को, तो वहां पर ये फर्मेंटेशन जो है उसको फेवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एस्कॉर्बेट, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे सिंपली विटामिन सी भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, जो कलर डेवलपमेंट होती है उसको स्पीड अप करता है और साथ में जो नाइट्राइट रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं उनको रिड्यूस करता है। मतलब अगर नाइट्राइट से रिलेटेड कोई और रिएक्शंस भी हो रही हैं तो ये उनको प्रिवेंट करता है। व्हाई, सो दैट कि उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में जो एक कलर है जो हमें चाहिए वो स्टेबलाइज्ड रहे। अगर हमें पिंक कलर चाहिए तो पिंक से वो ब्राउन नहीं होना चाहिए या फिर रेड नहीं होना चाहिए, पिंक वो लॉन्गर टाइम तक रहना चाहिए। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, एस्कॉर्बिक एसिड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स बच्चों जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है फूड की उसको इंप्रूव करते हैं। तो अगर फूड जूसी नहीं होगा तो ऑब्वियसली कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ड्राई मीट खाना कौन पसंद करता है, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसको इंप्रूव करते हैं कौन, फॉस्फेट। तो ये प्रोसेस्ड मीट में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है।
नेक्स्ट आ जाती है स्पाइसेस। हम इंडियंस हैं तो हम स्पाइसेस के बिना नहीं रह सकते हैं। सो इसके साथ साथ इन इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ जो अदर स्पाइसेस होती हैं जैसे हल्दी हो गया, मिर्ची हो गया, ये सारी स्पाइसेस जो होती हैं वो भी ऐड की जाती हैं फॉर द फ्लेवर। क्या देती हैं ये? फ्लेवर देती है। और साथ में ऑब्वियसली स्पाइसेस में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स भी होते हैं, डिपेंड करता है कौन से स्पाइसेस हैं, तो ये उसमें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये है बच्चों क्या, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो क्योरिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, जो नाइट्राइट है और नाइट्रेट है, ये क्योरिंग प्रोसेस की जान है। अगर ये वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्योरिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है ये कैसे वर्क करते हैं क्योरिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नाइट्राइट की। नाइट्राइट में आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो NO2 नेगेटिव होता है वो आपका नाइट्राइट होता है, NO3 नेगेटिव जो होता है वो नाइट्रेट होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, जो नाइट्राइट है बच्चों वो एक एक्टिव क्योरिंग एजेंट है। मतलब ये डायरेक्टली जो मीट प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसके साथ एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, एंड देन फर्दर जो कलर होता है उस फूड प्रोडक्ट का वो देता है। बल्कि नाइट्रेट जो होता है वो ऐसा नहीं करता है। नाइट्रेट से क्या बनता है? नाइट्राइट बनता है और सेम प्रोसेस होती है। तो ये काइंड ऑफ इनडायरेक्टली वहां पर पार्टिसिपेट करता है, बट डायरेक्टली ये एक्टिव जो क्योरिंग एजेंट होता है वो नहीं होता है। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाइट्राइट जो है यहां पर क्योरिंग में क्या करता है। तो नाइट्राइट बच्चों जब क्योरिंग में ऐड किया जाता है, ठीक है, NO2 नेगेटिव, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जो मीट प्रोडक्ट में मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है, ये भी मैंने आपको अलग से बता रखा है। ठीक है, तो जो मायोग्लोबिन होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो मायोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाता है? नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन, जिसको रॉ क्योर्ड मीट, जो रॉ क्योर्ड मीट जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूं? मैं यहां पर आपको बताना चाह रही हूं कि जो नाइट्राइट होता है वो कैसे जो मीट प्रोडक्ट होते हैं उनको पिंक कलर देता है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूं। ठीक है, तो नाइट्राइट जो है जैसे मैंने बताया एक्टिव क्योरिंग एजेंट होता है। कैसे? क्योंकि नाइट्राइट जो है ये कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO में। ठीक है, एंड फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है मायोग्लोबिन जो है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो NO एंड MB जब मिलते हैं, मायोग्लोबिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन। क्या बनाते हैं? नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन। ये आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये बनाते हैं नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन, राइट। और ये आपका कहां पे बनता है? जो रॉ क्योर्ड मीट होता है, मतलब उसे कुक नहीं किया गया है, सिर्फ उसे प्रोसेस किया गया है। तो उस जो रॉ क्योर्ड मीट है उसमें जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और मायोग्लोबिन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं? नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन। याद रहेगा आपको? ठीक है, अब उसके बाद जब उस रॉ क्योर्ड मीट को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, कुक किया जाता है। सो ड्यूरिंग दैट कुकिंग क्या होता है? ये नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? नाइट्रोसाइल हीमोक्रोम। याद रखना पड़ेगा आपको, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोसाइल हीमोक्रोम। कब? जब रॉ क्योर्ड मीट प्रोडक्ट को कुक किया जाता है तब हमें मिलता है नाइट्रोसाइल हीमोक्रोम प्रोडक्ट। ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? पिंक कलर के लिए। जो मीट प्रोडक्ट का पिंक कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? नाइट्रोसाइल हीमोक्रोम। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको?
अब हम बात करते हैं कि नाइट्रेट का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया लॉन्गर टाइम के लिए अगर हमें क्योरिंग करनी है तो उस केस में हम नाइट्रेट को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्ट करता है एज अ रिजर्वायर। एक जो रिपोजिटरी होती है नाइट्राइट की, वो किस फॉर्म में होती है? नाइट्रेट फॉर्म में होती है। तो नाइट्रेट से जब हमें नाइट्राइट चाहिए होता है तब उस केस में क्या होता है, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको ऐड करके नाइट्रेट से कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू व्हाट? इनटू नाइट्राइट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाइट्रेट जो एक क्या है? रिजर्वायर है नाइट्राइट का। जब वो चाहिए होता है देन वाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेचुरली मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं वो इस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? नाइट्राइट में। या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको ऐड करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? नाइट्राइट में। आगे की क्या प्रोसेस है ये आपको पता ही है। ये नाइट्राइट फिर से क्या करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रोसेस जो है फिर कंटिन्यू हो जाएगी। याद रहेगा आपको, ये क्लियर है? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट क्योरिंग में क्या रोल प्ले करते हैं और एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये आपको क्लियर हो गया? अगर हो गया देन अच्छी बात है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जब नाइट्रेट को यूज किया जाता है तो किस कंडीशन में यूज किया जाता है। तो जब वहां नेचुरली नाइट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में, तो यहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको रिलीज करते हैं? जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है यहां पर जो हो रही है। और जब नाइट्राइट बनेगा तब हमें पता है कि हमें फर्दर क्या मिलेगा? नाइट्रोसाइल हीमोक्रोम मिलेगा। जब उस क्योर्ड मीट को हम क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, तो ग्रेजुअल एंड सस्टेन्ड सप्लाई जो होती है नाइट्राइट के, वो हमें कहां से मिलती है? नाइट्रेट से मिलती है। यही इन दोनों में डिफरेंस है, यही आप लोगों को याद रखना है। अगर याद नहीं रख पाओगे तब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले नाइट्रेट नाइट्राइट में क्या डिफरेंस है और ये दोनों क्योरिंग प्रोसेस में किस टाइप का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, ये आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो नाइट्राइट है उसमें बेसिकली हो क्या रहा है। अब थोड़ा सा वो भी हम देख लेते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया, नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा एंड नाइट्रिक ऑक्साइड फिर मायोग्लोबिन जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन। और जब उसको हीट किया जाएगा प्रोडक्ट को तो वो बनाएगा नाइट्रोसाइल हीमोक्रोम, जिसकी वजह से जो मीट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? पिंक क्योर्ड प्रोडक्ट आएगा। तो इसकी वजह से मीट प्रोडक्ट पिंक दिखेगा हमें। इसके पीछे की साइंस क्या है वो देख लेते हैं। तो जो क्योरिंग एजेंट है, यहां पर नाइट्राइट की बात हो रही है, ये आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सोडियम नाइट्राइट की फॉर्म में यहां पर दिया हुआ है। तो ये जो नाइट्राइट होता है ये आपका क्योरिंग मिक्सचर में ऐड किया जाता है, राइट। उससे क्या होता है? फॉर्मेशन होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की, जो क्या है? NO है आपका। अब ये जो नाइट्राइट है, नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बन रहा है? रिडक्शन से बन रहा है। तो नाइट्राइट यहां पर रिड्यूस होता है इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये कुछ टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो जब नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है तब भी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। नाइट्रेट इज रिड्यूसिंग इनटू नाइट्राइट। जब नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है तब भी रिडक्शन हो रही है। तो इसको भी क्या बोलेंगे कि नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है बाय द प्रोसेस रिडक्शन। तो वो रिड्यूस होते हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना वो मायोग्लोबिन जो है उसके साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है और बेसिकली ये बाइंड करता है किसके साथ? मायोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है, फेरस आयरन प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड्स टू द फेरस आयरन इन द मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन पे अब ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी बाइंड कर जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, जो उसके आयरन फेरस आयरन होता है उसके साथ वो जाके रिएक्ट करता है। ठीक है, एंड देन फिर क्या होता है? ये बनाता है नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन। जब उसके साथ प्रॉपरली बाइंड कर जाता है तो ये फिर बनाता है नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन।
इस तरीके से नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन जो है वो बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, अब आपको याद रखना है नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन जो है ये आपका अनस्टेबल होता है जब उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो जब उसको क्या किया जाता है, नाइट्रोसाइल हीमोग्लोबिन को, सॉरी नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन को, जो रॉ क्योर्ड मीट है उसको जब कुक किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, तो उस केस में, कुकिंग के केस में, ये जो अनस्टेबल नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन है उसमें हीट की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोसाइल हीमोक्रोम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोसाइल हीमोक्रोम में, जिसके वजह से जो एंड प्रोडक्ट होता है, हमारा मीट प्रोडक्ट होता है, वो पिंक कलर का दिखता है। तो ये जो है नाइट्रोसाइल हीमोक्रोम यहां पर क्या दे रहा है, पिंक कलर दे रहा है। किसकी वजह से हो रहा है ये, क्योंकि हमने जो रॉ क्योर्ड मीट प्रोडक्ट था उसको क्या किया, हीट किया, और नाइट्रोसाइल मायोग्लोबिन जो था कन्वर्ट हो गया किसमें, नाइट्रोसाइल हीमोक्रोम में। तो इसकी वजह से हमें करेक्टरिस्टिक स्टेबल जो पिंक कलर होता है वो मिलता है मीट प्रोडक्ट्स में। क्लियर हो गया आपको, ये बेसिक साइंस है बिहाइंड द क्योरिंग प्रोसेस, कि कैसे जो क्योरिंग एजेंट है वो क्या करता है, क्योरिंग एजेंट जो मीट प्रोडक्ट है उनको पिंक कलर देता है। सिंपल सी प्रोसेस है, ज्यादा टफ नहीं है। आपको यहां पर पता होना चाहिए व्हाट इज नाइट्राइट इज डूइंग एंड व्हाट इज नाइट्रेट इज डूइंग इन द क्योरिंग प्रोसेस। अगर आपको ये पता है आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है यहां पर बैलेंस इज द की। अगर ये क्योरिंग प्रोसेस बैलेंस में नहीं की गई तो आपका जो मीट प्रोडक्ट है वो खराब भी हो सकता है। कंट्रोल्ड वे में नहीं की गई तो वो खराब हो जाएगा। अब बैलेंस कैसे रखा जाएगा, यहां पर जैसे मैंने बताया नाइट्राइट इज द जान ऑफ क्योरिंग प्रोसेस। तो अगर यहां पर नाइट्राइट की जो कंपोजिशन है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो उससे अदर इफेक्ट जो हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बनने लग जाते हैं जब उसको प्रोसेस किया जाता है। तो अगर वो अच्छी क्वांटिटी में यूज किया जा रहा है, बैलेंस्ड क्वांटिटी में यूज किया जा रहा है, तो क्योर्ड कलर जो होता है, पिंक कलर, वो बहुत अच्छा मिलता है। साथ में जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम पैथोजन होता है उसकी ग्रोथ भी इनहिबिट होती है, और जो करेक्टरिस्टिक फ्लेवर, जो एक्सेप्टेबल फ्लेवर होता है उस प्रोडक्ट का, वो भी हमें मिलता है, और साथ में दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो इसकी जो अच्छी प्रॉपर्टी होती है वो कम मिलती है जब उसको बैलेंस्ड वे में यूज किया जाता है। बट अगर उसको बैलेंस्ड वे में यूज नहीं किया जा रहा है, जैसे आप मीट प्रोडक्ट को जब कुक कर रहे हो तो उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर कुक कर रहे हो, उसको बहुत लंबे टाइम के लिए क्या कर रहे हो, ग्रिल कर रहे हो, फ्राई कर रहे हो, तो जब ऐसा होता है तो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं। और वो कौन से होते हैं, दे कैन बी नाइट्रोसामीन्स। वहां पर क्या हो जाती है, नाइट्रोसामीन्स फॉर्मेशन हो जाती है, और ये क्या होते हैं, पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर सेफ्टी एंड हेल्थ पर डालते हैं। तो इसलिए जब भी रॉ फूड को कुक किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो ओवर कुक्ड ना हो, ओवर फ्राइड ना हो, जला हुआ ना हो बेसिकली। ठीक है, तो अगर इसमें क्या हो रहा है, नाइट्राइट अगर क्योरिंग प्रोसेस की जा रही है नाइट्राइट के साथ, तो उसमें अगर नाइट्राइट की जो कंसंट्रेशन है उसको अच्छे से बैलेंस नहीं किया गया है, और जो प्रोसेसिंग हो रही है मीट प्रोडक्ट की, कुकिंग हो रही है, वो अच्छे से नहीं हो रही है, तो वहां पर जो कार्सिनोजेनिक एजेंट है वो बनने लग जाते हैं। ठीक है, और ये एजेंट आगे जाके डिजीज रिस्क, कैंसर रिस्क जो है उसको बढ़ा देते हैं। अब हम इसी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अच्छी बात तो हमने पढ़ ली, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैसे अफेक्ट कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं, और कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है नाइट्रोसामीन्स क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं। तो जैसे जो फूड प्रोडक्ट है, जैसे हम मीट प्रोडक्ट की ही बात कर लें, तो उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स में क्या है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वहां पर क्या बनते हैं, आपके जो अमीन्स होती हैं, जो रिलीज होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, वो आपके रिएक्ट करती हैं किसके साथ, किसके साथ रिएक्ट करती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती हैं, और वो मिलके बनाती हैं क्या, नाइट्रोसा अमीन्स। ठीक है, तो नाइट्रोसामीन्स क्या है, केमिकल्स हैं, अनडिजायरेबल केमिकल्स हैं जो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कुकिंग ऑफ द मीट
प्रोडक्ट। तो इनको बेसिकली इसमें कौन से जो सेकेंडरी अमीन्स होते हैं, तो ये सेकेंडरी अमीन्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं किसके साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, और क्या बनाते हैं, नाइट्रोसा अमीन्स बनाते हैं। तो जनरली हम देख लेते हैं कि जो नाइट्रोसा अमीन्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो नाइट्रोसा अमीन्स बच्चों बनते हैं किससे, नाइट्राइट से। तो जैसे मैंने बताया, जब एक्सेस में नाइट्राइट को क्योरिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है, जब उस फूड को हम प्रोसेस करते हैं, कुक करते हैं, तो बनते हैं नाइट्रोसेटिंग एजेंट्स। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा नाइट्रोसेटिंग एजेंट्स जो हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं। कई बार क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टॉक्सिक प्रोडक्ट एंड नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट ड्यूरिंग द क्योरिंग प्रोसेस। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपका जो N2O3 है क्या है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, क्या है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर ये बन गया तो फाइनली नाइट्रोसामीन्स बनेंगी और वो कार्सिनोजेनिक है। एंड साथ में जो NO प्लस है, NO प्लस ये भी क्या है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है। ये दोनों के दोनों टॉक्सिक प्रोडक्ट अगर वहां नाइट्राइट से बन रहे हैं तो ये डेफिनेटली कन्वर्ट होंगे किसके साथ, ये नाइट्रोसा अमीन्स में। कैसे, जब उनको वहां पर उस फूड में सेकेंडरी अमीन्स मिलेंगी जो कहां से आ रही हैं, फूड से आ रही हैं। तो यहां पर क्या होता है, सेकेंडरी अमीन्स के साथ, बेसिकली सेकेंडरी अमीन्स के साथ ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं क्या करते हैं, आपके रिएक्ट करते हैं। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, नाइट्रोसा अमीन्स बनाते हैं। और नाइट्रोसा अमीन्स जो हैं बच्चों ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ये आपके कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो ये आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। अब नाइट्रोसा अमीन्स जो हैं उनका क्या रोल होता है, यहां से क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो नाइट्रोसा अमीन्स होती है ये एक्चुअल में कहां से आती है। अब मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देती हूं। तो सबसे पहले तो इसका सोर्स होता है, जब मैंने बताया एक्सेस में नाइट्राइट या नाइट्रेट जो है, जो क्योरिंग एजेंट्स जो हैं वहां पर प्रेजेंट होंगे फूड प्रोडक्ट में। और अमीन्स जो हमें मिलती हैं कहां से, प्रोटीन ब्रेकडाउन, जो फूड प्रोडक्ट में प्रोटीन्स हैं जो वहां बन रही हैं, जो ब्रेक हो रही हैं वहां पर, उनसे हमें अमीन्स मिलती हैं, स्पेशली सेकेंडरी अमीन्स। और स्पाइसेस वो भी अमीन्स रिलीज करते हैं, स्मोक या फिर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होते हैं ये भी सेकेंडरी अमीन्स जो है वो रिलीज कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी अमीन्स और नाइट्राइट मिल गए तो ये क्या बनाएंगे, नाइट्रोसा मीन्स बनाएंगे। इसके अलावा जो हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम फ्राई करते हैं, फूड को ग्रिल करते हैं, उस केस में भी नाइट्रोसा मीन्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो उससे भी बनते हैं। और साथ में अगर उस फूड की जो पीएच है वो लो है तो वो भी फेवर करता है किसको, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसामीन्स को। तो इस तरीके से नाइट्रोसोमीन्स जो है वो बनते हैं फूड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, सिंपल है। जो आपका अनकुक्ड रॉ क्योर्ड मीट होता है वो ऐसा दिखता है। जब उसको कुक किया जाता है एट हाई हीट, लो पीएच एंड लॉन्ग स्टोरेज, मतलब वो लंबे टाइम तक स्टोर किया हुआ है, उसके बाद उसको कुक किया जा रहा है, तब वहां पर पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसामीन्स जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है बनते हैं ड्यूरिंग द क्योरिंग प्रोसेस। आगे अब हम देखते हैं कि जो क्योरिंग प्रोसेस होती है उसको कैसे कैसे किया जा सकता है, उसको करने के तरीके क्या होते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो आ जाता है बच्चों जिसको कहते हैं ड्राई क्योरिंग। इसमें ड्राई सॉल्टिंग जो होती है फूड प्रोडक्ट की वो की जाती है। मतलब जो आपका फूड प्रोडक्ट होता है उसको जो ड्राई मिक्सचर होता है क्योरिंग का उसमें मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो उसका वहां पर स्प्रिंकल करके उसको अच्छे से वहां पर मिक्स किया जाता है। जो क्योरिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे सॉल्ट, नाइट्राइट, शुगर, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए वो सारे के सारे यूज किए जाएंगे उस ड्राई मिक्सचर को बनाने के लिए। एंड देन उसमें क्या किया जाएगा, डायरेक्टली उनको अप्लाई किया जाएगा जो उस मीट प्रोडक्ट का सरफेस होगा उसके ऊपर। तो सिंपल इसके प्रोसेस है, क्योरिंग मिक्स बनाया जाता है जो ड्राई होता है, वाटर उसमें ऐड नहीं होता है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफ्यूज होते रहते हैं स्लोली स्लोली फूड प्रोडक्ट के अंदर। तो ये काइंड ऑफ क्या है, स्लो प्रोसेस है। एंड देन फाइनली हमें क्या मिलता है, क्योर्ड मीट मिलता है। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल प्रोसेस है, इकोनॉमिकल है, इजीली की जा सकती है, ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब घरों में जो प्रोसेस यूज की जाती है ट्रेडिशनली उसमें हमेशा ड्राई क्योरिंग ही आती है, और ये करेक्टरिस्टिक फ्लेवर जो है फूड को वो देते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है जो फूड इंडस्ट्री में पसंद नहीं आती है कि ये स्लो प्रोसेस है।
अगर स्लो प्रोसेस है तो प्रोडक्ट बनने में टाइम लगेगा। तो फूड इंडस्ट्री में इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। नॉन यूनिफॉर्म क्योरिंग इन द थिक पीसेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ड्राई क्योरिंग की जाती है तो उस केस में देयर इज अ चांस कि जो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स का वो नहीं होता है। इवन जो पेनिट्रेशन होती है, जो फूड के अंदर इंग्रेडिएंट्स की होनी चाहिए, वो भी अच्छे से नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस वेट क्योरिंग। अब इसमें ब्राइन क्योरिंग सॉल्यूशन जो है वो बनाया जाता है, मतलब सेम इंग्रेडिएंट्स में अब वाटर भी ऐड कर दिया जाता है और उसमें जो फूड प्रोडक्ट होता है उसको इमर्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इमर्स्ड मीट होता है, अब उसमें क्योरिंग सॉल्यूशन में वो क्या होता है, इजीली पेनिट्रेट कर जाता है जो फूड प्रोडक्ट होता है, राइट। एंड देन फर्दर जो इमर्स्ड मीट होता है जब वो डिफ्यूज हो जाता है प्रॉपरली, तब उसमें से जो आपका एक्स्ट्रा सॉल्यूशन होता है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मतलब उसको अलग कर देते हैं एक दूसरे से। तो यहां पर हमें क्या एडवांटेजेस मिलती हैं, इसमें यूनिफॉर्म क्योरिंग होती है, मतलब जो मीट प्रोडक्ट होता है उसके हर कोने में जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्योरिंग वाले वो पहुंच जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है सुटेबल फॉर स्मॉलर पीसेस, जो छोटे छोटे पीसेस करते हैं मीट प्रोडक्ट के, उसमें ये जो आपका इमर्शन वाला मेथड है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। रिलेटिवली फास्टर देन ड्राई क्योरिंग, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर जो डिफ्यूजन है वो ज्यादा फास्ट हो रहा है एज कंपेयर टू द ड्राई क्योरिंग। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, ब्राइन प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, आपको ब्राइन प्रिपरेशन बनानी पड़ेगी जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपको बनानी पड़ेगी। सम फ्लेवर लॉस इन द ब्राइन, अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो सकता है कि उस फूड प्रोडक्ट का जो फ्लेवर है वो क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। तो यहां पर ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन क्योरिंग। इंजेक्शन क्योरिंग में डायरेक्टली क्या किया जाता है कि जो आपका क्योरिंग सॉल्यूशन होता है, जो क्योरिंग ब्राइन सॉल्यूशन होता है, उसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, फूड प्रोडक्ट में इंजेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आप मल्टीपल साइट में जब आप ये इंजेक्शन करोगे, इंजेक्ट करोगे ये क्योरिंग सॉल्यूशन, तो उसमें जो आपके क्योरिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे फैल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर फाइनली जो आपका क्योरिंग मिक्स होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन क्योरिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये फास्टेस्ट मेथड है, फूड इंडस्ट्री में ये ज्यादा यूज किया जाता है। फास्टेस्ट मेथड है जिसमें मल्टीपल सिरिंजेस को यूज करके उसमें फोर्सफुली जो क्योरिंग एजेंट होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इवन इन लार्ज कट, चाहे बड़े बड़े पीसेस हैं उनमें भी मल्टीपल सिरिंजेस को यूज करके इसको आराम से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बेटर कंट्रोल ऑफ कंसेंट्रेशन एंड हायर यील्ड, तो ऑब्वियसली हायर यील्ड है तो फूड इंडस्ट्री में इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशन, इसमें इक्विपमेंट चाहिए, आपको इंजेक्टर चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आप घंटे तक वहां पर बैठे रहोगे, तो इसके लिए आपको लार्ज स्केल में क्या चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट लगानी पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्बिनेशंस। फूड इंडस्ट्री में कॉम्बिनेशंस भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि ड्राई के साथ वेट क्योरिंग यूज कर लिया या फिर वेट क्योरिंग के साथ इंजेक्शन मेथड जो है वो यूज कर लिया। तो इन मेथड्स को क्या किया जाता है, इन कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। इंजेक्शन के साथ इमर्शन, मतलब उसमें मल्टीपल सिरिंजेस से भी इंजेक्ट कर रहे हैं और इमर्शन प्रोसेस जो है उसको भी यूज कर रहे हैं। इंजेक्शन प्लस ड्राई क्योरिंग, इंजेक्शन भी दे रहे हैं और ड्राई क्योरिंग भी कर रहे हैं। ड्राई क्योरिंग एंड इमर्शन, मतलब उसे ड्राई क्योरिंग भी कर रहे हैं और उसको इमर्स भी कर रहे हैं ब्राइन सॉल्यूशन में, तो इस कॉम्बिनेशंस में भी यूज किया जाता है, ठीक है। फास्टर एंड मोर यूनिफॉर्म क्योरिंग, मतलब ये और फास्टर एक मेथड जो है वो हो जाता है। तो जल्दी क्योरिंग करने के लिए ये दोनों मेथड जो होते हैं इनको ज्यादा यूज किया जाता है। बेटर फ्लेवर एंड टेक्सचर, इसमें फ्लेवर एंड टेक्सचर जो है वो भी अच्छा आता है। यूजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कहाँ होती है, फूड इंडस्ट्री में होती है, तो वहां पर ये मेथड जो होते हैं बहुत अच्छे से यूज किए जाते हैं। लिमिटेशंस क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड हायर कॉस्ट, इन दोनों की जो कॉस्ट है वो आपकी क्या है, हायर होती है एज कंपेयर टू जो ड्राई एंड इमर्शन मेथड्स होते हैं, तो इनको ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर मेथड्स है क्योरिंग करने के, कैसे जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्योरिंग जो है वो की जा सकती है एंड देन फाइनली हमें एक अच्छा फ्लेवर्ड, टेक्सचर्ड और कलर्ड प्रोडक्ट जो होता है वो मिलता है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि क्या
क्योरिंग प्रोसेस जो है उसको आप हर्डल प्रोसेस बोलोगे या फिर नहीं बोलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होपफुली आप लोगों को क्योरिंग तो कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड अगर आपको हर्डल के नाम से क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए कि जो हर्डल प्रोसेस होती है, क्या क्योरिंग को हर्डल प्रोसेस बोला जाएगा या फिर नहीं बोला जाएगा। ठीक है, थैंक यू।